दोस्तों आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र का प्राचीन इतिहास। आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैलोथिक युग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी दे रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, कौन सा किस में मिलेगा। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं सीधे। उतनूर हो जाएगा तेलंगाना, चिरांद हो जाएगा बिहार, गुफ कराल हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पल्ली हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, आहार क्या होगा, कयाथा किस में मिलेगा? तो यहाँ पे दे रहा है सालवादा कालेज, मतलब किस में कौन मिलेगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम मिलवा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आहार जो होगा बनारस में है, कायथा जो है कालीन सिंधी पे है, और सलवादा है जो ताप्ती नदी है, मालवा जो है नर्मदा घाटी पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आग्र ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी दे रहे आग्र ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला की ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड पर ऐतिहासिक कालखंड से होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 23 सदी BC से 6 से BC का कालखंड आग्र ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आग्र ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला की ज्ञान तो है परंतु अभी इसे पढ़ा नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए हम इसका डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतें भी मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों से की है, जिसमें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुयोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। धातु है कि मेसोपोटामिया में मिस्र आदि। यहाँ पे लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में एक है। इसे एक मिनट थोड़ा दूसरे क्वेश्चन का था। प्राचीन सभ्यताओं के भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मोहवाब का उदाहरण बलबन के मकबरे में देखता है। अतः इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। यहाँ भी दे रहा है कि लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई RM राव द्वारा की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है। यह है हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हो जाएगा लोथल गुजरात में है। यहाँ पे देख लेते हैं, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, डाबरकोट बलूचिस्तान में पाकिस्तान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया के सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो हो जाएगा मेसोपोटामिया इराक में। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता ईरान और इराक उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता मिस्र की सभ्यता को विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद मानी जाती है।
अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो ये हो जाएगा घोड़ा, जो कि सिंधु सभ्यता को पता नहीं था लोगों को। यहाँ भी दे रहा है प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद था। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में प्राप्त अस्थियां और गतखूर इथलेन खूर की है। यह पालतू घोड़े इक्वेक्वाल्स की है। ये निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा, लोथल और सुटकोट कुतांसी कालीबंगा में अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों का अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंदूर, बुर्कनी तथा सुरकोटा से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य वास्तविक अवशेष बताया गया है। उसके 1974 में SI JP जोशी और A.K. शर्मा ने यहाँ से 21 से 17 से ईसा पूर्व के प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होने का प्रतिवेदित किया है। तथापि रामशरण शर्मा और उर्मिला थापर तथा मेंढो तथा पटेल आदि तथ्यों को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा रना घुड़ाई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में से जो घोड़े के दांत बनाए गए उसमें जूनर महोदेव अप्रमाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यह कहना सीमेचिन्ह होगा। हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, तथापि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ भी तेरे प्रश्नगत विकल्पों में बनौली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान में नामक सिंधु घाटी के स्थल से हल की खोज में संबंधित टेराकोटा कृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरणों में जूते हुए खेतों के साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्के प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे निकट स्थित में लोथल से गोंदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घंगर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला हुआ है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो जाएगा कालीबंगा, राजस्थान में है कालीबंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ये हो जाएगा BM स्मिथ। यहाँ पे है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के उपयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा लाल रंग के। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थी। यहाँ पे एक तो बिना डिजाइन वाला बर्तन, दूसरा चित्रित मिट्टी भांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेतों का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने में यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इस मृत भांडों के ऊपर हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ITI खड़गपुर के अध्ययन के दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण रहा। तो ये हो जाएगा 900 वर्ष के। यहाँ पे आ रहा है कि 2018 में ITI खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 900 वर्षों तक सूखे होने के कारण सिंधु घाटी का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि RL स्टीन जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माना है। अब और है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य
कार्य करता था। तो ये हो जाएगा राजगृह। ठीक है, आइए हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध की पहला राजवंश बृहदय वंश था। बृहदय के उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम के समर्पित है? तो ये हो जाएगा 9वां मंडल। यहाँ पे आएगा ऋग्वेद में 10 मंडल है। 9 मंडल के 114 सूक्त सोम मंडल को समर्पित है। सोम आर्य का मुख्य पेड़ था जिसमें मुंजवत चोटी से प्राप्त किया था। ऋग्वेद के दशक मंडल में चारों वर्णों को उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो हो जाएगा सोम और इस पेड़ का नामकृत देवता। अब और एक गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ये हो जाएगा ऋग्वेद से। अब एक गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उल्लेखित है। इसका रचनाकार विश्वामित्र है। इस मंत्र का ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। अब और किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित थी? तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। अब आते हैं हम धर्मशास्त्र के समय शुद्ध काल में 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अतिरिक्त समाज में अनेक जातियाँ तथा अम्बष्ट, उग्र और निषाद, मागध, विदय, रत्नाकर आदि का अभिभाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को फलस्वरूप हो गया। पढ़नी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित और निर्वासित। इसे पहले प्रकार के शूद्र के अपेक्षित माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। आइए हम विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड बेनेची नामक पूरा स्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है। प्राप्ति जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व में लगभग निर्धारित की गई है। भारत में राजस्थान के दोबास क्षेत्र में लोहा और कृष्ण लोहित मृत्यु से प्राप्त हुए, जिसका समय तिथि 1400 से लगभग है ईसा पूर्व लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1006 से ईसा पूर्व के ग्रंथों में इस धातु का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ है। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख याम आयम्स के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का उपयोग प्राप्त है। अंतर्जी खेड़ा प्रदेश के उत्खनन में गेहूं, जौ, चावल के अवशेषों के साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 निर्धारित किया, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। अब अरे बोगाज कोई का महत्व इसलिए है तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन है। अब यहाँ पे आ रहे हैं कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा पुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, आइए हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं। 10 राजाओं का युद्ध पुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजयी प्राप्त हुई थी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता पर चर्चाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक, भजन और प्रमाण विज्ञान नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। आइए हम चलते हैं अब यहाँ पे बौद्ध धर्म पे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर सी हो गया।
ठीक है, जितना है सब बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के ऋषि पत्तनम मुग्रदा और सारनाथ में उन्हें प्रथम उपदेश धर्म चक्रण दिया। कुशीनगर में उनका निर्धन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म चक्रण किस स्थान पे दिया था? तो हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि बुद्ध के जीवन के 4 घटनाएं और उसके संबंध 4 स्थानों को उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ 1 और 2 अंकित है। आपको इनमें से कौन सा सम्मिलित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, सीधे आपको मिलवा देते हैं। देखिए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्त हुए बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निर्धन कुशीनगर। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अज्ञातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये हो जाएगा राजगृह में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा। प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के सतपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध के शासक अज्ञातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता में महाकश्यप ने की है। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उमाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन भी हुआ। उसे सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा महाकाश्यप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका राजगृह में। अब यहाँ पे आ रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे? तो राजगीर में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आइए हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासन राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों में सम्यक विचार किया गया। प्रत्येक पिटक में भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इसे ताम्रपत्र में खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक लिखे गए इसे भाष्य का विसाभा शास्त्र कहा गया। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सतपर्णी गुफा में हुई। यहाँ पे गुफा में इस समय मगध के शासक अज्ञातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कला अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर थे। अब हम आते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किए थे? तो हो जाएगा कनिष्क जो थे वो चौथा बौद्ध संगीति किए थे जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब आ रहा है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुशीनगर में। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के
16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ये हो जाएगा इसका देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय को बुद्ध को देवता मानते उसकी मूर्तियाँ की पूजा की जाने लगी। ये बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय के मूलभूत के अंतर के प्रतिनिधित्व करता है। अब हम इसको देख ले, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है भाई, इसको आइए समझ लेते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष या वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हिंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष के सातवीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पे 2 और वृक्ष रोपित हुआ और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे आप देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। यह 6वीं शताब्दी का वृक्ष है। बिहार सरकार पर्यटन के विभाग को वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया है। तथ्य में विवाद होने पर इसे लोक सेवा द्वारा नहीं बाहर कर दिया गया इस क्वेश्चन। अब आ रहा है यहाँ पे कि चीनी यात्री शुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। कब? तो 515 से 520 ईसा पूर्व में। यहाँ पे चीनी यात्री शुंग युंग ने 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया था। अब आगे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ यहाँ पे हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंट से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अब आ रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा की युग प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा कनिष्क। ठीक है। उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक 2 स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि वे शिक्षक जिसे बुद्ध ने महानिष्कासन के बाद उसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अब यहाँ पर महाभिनिष्कासन के बाद ज्ञान की खोज महाबुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे। उसने दीक्षा ली और अलार कलाम के आश्रम में उसने तपस्या, किंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा वे अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अलार कलाम रुद्रक और रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में स्तूप और चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित? हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अब यहाँ रहे चैत्य के शाब्दिक अर्थ चिता का संबंधित। 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई उन्हीं के प्रारंभ में चैत्य स्तूप बनाया गया। इन समाधियों में महापुरुषों का अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतरों में बौद्ध ने अपनी उपासना का केंद्र बना लिया और चैत्य गृहों में के समीप भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाया, जिसे बिहार कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो हो जाएगा आत्मदमन। अब यहाँ पे आत्मदमन भोग के अति परिहार मध्यम मार्ग के अनुसार केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं, जबकि वैद के प्रयुक्ता के प्रति अन्यथा कर्मकांडों के फलवर्ता में निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्म में किया गया। अब आ रहा है हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र कहाँ थे? हो जाएगा बौद्ध धर्म का।
अब यहाँ पे आ रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी में के मध्य गुप्तों के समय नालंदा महाविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान किया। बाद में बुद्ध गुप्त तथा गत गुप्त और बालदित्य नामक गुप्त शासक ने बिहार को दान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि बुद्ध को प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहे हैं कुषाण काल में गंधार और मथुरा कला में शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों के बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के मत अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इसके लिए पर्याप्त आधार था। हिंसा के विवरण के अनुसार बुद्ध के प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी से बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रतिमा का निर्माण श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते बौद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी है। अब यहाँ पे आ रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो ये हो जाएगा राजगीर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में। चलिए हम इसको देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा में हुआ। तो उसका माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उसके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण में NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में उदित है। इसके आधार पर अन्य प्रशासकों में यही जन्म तिथि और पुस्तकों में अंकित किया गया है। ठीक है। अब आता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो ये हो जाएगा जमाली। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। यहाँ पे हो जाएगा C पावापुरी में। ठीक है। आइए इसको हम समझ लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों के एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष के आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी। तो ये हो जाएगा पावापुरी में। इसका आंसर C हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया। तो ये हो जाएगा आजीविकों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ये हो जाएगा 14 पूर्व। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निकट किससे संबंधित हो जाएगा। जैन धर्म से। अब है आजीविक संप्रदाय के स्थापक कौन थे। मखली गोशाल थे। इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका स्थूलभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ये हो जाएगा खारवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। ये हो जाएगा आपका D जम्बिग्राम। अब अरे भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो हो जाएगा आपका गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं यहाँ पे कि नारपंथी और सिद्ध और योगियों में भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया गया। इसे हो जाएगा उत्तर भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र ग्राम एक किला बनाकर की थी। उदयनी ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में पाटली पर स्थानांतरित की थी। ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। इसमें नहीं दिया गया आंसर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो ये हो जाएगा उदयनी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ये हो जाएगा अज्ञातशत्रु। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका उदयनी ने, ठीक है, अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। अब अरे प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तो आइए हम समझ लेते हैं इसका। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में मगध के नाम से आता है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित, अतः प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हो जाएगा बी, 6ठी शताब्दी में। अब आ रहा है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस महान शासकों ने प्राचीन बिहार में हरेक वंश की स्थापना की? तो कौन किया था भाई? तो हो जाएगा बिंबिसार। हरेक वंश की स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी में पूर्व में हुआ था। इस साम्राज्य के महानता वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 से 499 में किया था। वह हरेक वंश से संबंधित था। और ये मगध की राजधानी और राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? आइए हम देख लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा आपका राजगीर। अब आते हैं मिलान करना, 1 से 2 मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, ये मल जो होगा कुशीनारा मतलब कुशीनगर, अंग होगा चंपा, गंधार तक्षशिला, वत्स्य हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा लिच्छवी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये हो जाएगा वैशाली में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि भारत प्राचीनतम मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा ई। देखिए इसका आंसर नहीं बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि प्रारंभिक वैदिक कालीन के दौरान कौन सा शहर मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर राजगृह, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अज्ञातशत्रु का वंश का क्या नाम था? तो हरेक वंश, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे अज्ञातशत्रु का वंश का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा आपका हरेक वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि पदोत कहाँ का राजा था? ये हो जाएगा अवंती के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहे कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये हो जाएगा जीवक, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये हो जाएगा मौर्य, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो ये हो जाएगा, आइए हम डिटेल में समझ लेते हैं। कलिंग के चेंदी राजवंश के सस्ता महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अंत में इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शासक जो था शक्तिशाली खारवेल था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि बराबर पर्वत श्रृंखला घोरत गिरित किसके द्वारा अर्जित है? तो ये हो जाएगा खारवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महाकालीन के समकालीन था? ये हो जाएगा घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि हुंड राजा तोड़माड़ किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये हो जाएगा प्रकाश धर्मन द्वारा। अब आ रहे सेड्डू कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है।
यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, हमारे जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णित हुआ है, तो क्या हो जाएगा विशाखादत्त। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, ये हो जाएगा इसका आंसर ई। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको, देख लेते हैं इसका आंसर। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के शासन सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राजा के लिए मंडल का सिद्धांत है जो विदेश की नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमत्य, जनपद, दुंग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या मिलती है। अब यहाँ पे आते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला है, हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। अब बोले मेघस्तनिक दूत था किसका, तो सेलुकस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे मेघस्तनिक ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है, तो हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे वह सूरज जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि अभिलेख जिसमें वे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, ये हो जाएगा आपका रुद्रमन जूनागढ़ शिलालेख। अब आ रहा है किस अभिलेख में कलिंग विजय की वर्णन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए हम डिटेल में समझ लेते हैं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त है। हाथी गुफा अभिलेख चंद्र राजा खारवेल के आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में कौन सा चित्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था, ये हो जाएगा सी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था कहाँ पे, किसी से लकड़ी से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, किसमें। अब अरे ये हो जाएगा भाम्बू स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए हम देख लेते हैं इसको। अशोक का धम्म एक नैतिकता संहिता थी। अशोक ने दूसरे और 7वीं शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अब 6वीं बहु ज्ञाने दाने दाने सच्ची सोचती माधव 7वें, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, सत्ता बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और संहिता का सबसे बड़ा सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। इसमें सबसे विकल्प ई होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपने शिलालेख में अशोक संबंधित किस नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा प्रियदर्शनी। ठीक है, अब हम आते हैं अशोक के शिलालेख में कौन सा भाषा है, तो भाई प्रकृति। ठीक है, चलिए यह कह रहे हैं कि अशोक का स्तंभ कौन सी लिपि लिखी गई है, तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि प्राचीन भारत निकित में से कौन सा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई, तो ये हो जाएगा खरोष्ठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निकित में से कौन प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाएं लिखी गई थी, ये हो जाएगा खरोष्ठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि अशोक के अभिलेख में पहली बार इनकी तरफ पढ़ा गया था, किसकी तरह, तो जेम्स पिपेंस द्वारा। चलिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, हो जाएगा जेम्स पिपेंस। ठीक है, पाटलिपुत्र की शासक ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाई, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ रहे मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था, तो हो जाएगा बृहदय। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो हो जाएगा बृहदय। ठीक है, अब अरे अशोक की नीति के आर्थिक परिमाणों के कारण मौर्य साम्राज्य के पतन अधिकांश उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया, तो ये हो जाएगा रोमिला थापड़। ये हो जाएगा यहाँ पे बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया, तो ये हो जाएगा आजीविकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है,
अब अरे ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो ये हो जाएगा जवा सुमत्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन, जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की, उसने रख रखाव हेतु अपने दूध द्वारा देवपाल में 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी, तो ये हो जाएगा बालपुत्र देव। अब किस अभिलेख में रुद्रमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो हो जाएगा जूनागढ़। अब दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील और कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, हो जाएगा रुद्रमन। ठीक है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने की स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये हो जाएगा आपका बीम कन्फिसेस। यहाँ पे आ रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द एशियन किसने लिखी थी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा। आइए हम इसको देखते हैं, बढ़िया से थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एथेन नामक ग्रंथ है। ये रोमन मिस्र बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापारों के असरों पर वर्णित है। इस ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी में की गई थी। इसमें एक अनाम व्यक्ति लिखा है। इनमें भारत में आयात और निर्यात में की जाने वाली वस्तुओं को लिखा है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, जो ये कंड वंश। ठीक है, अब अरे किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुन्नों को पराजित किया था, ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग किसे कहा गया है, तो भाई ये हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्था के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे नालंदा महाविद्यालय का विनाश का कारण क्या था, तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने मतलब नष्ट कर दिया था, आग लगा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं नीचे दिए गए व्यक्ति जिसमें कथन और कारण दोनों है, भाई कौन सही हुआ। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के अंत में एक नालंदा महाविहार का पतन हुआ और कारण है कि महाविहार के राजकीय पश्चिमी लाभ बंद हो गया था। दोनों में कौन सही होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका ई और आर दोनों सही है, ई और आर दोनों सही है, दोनों सही है भाई। चलिए, लेकिन व्याख्या सही नहीं। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि विचार कीजिए। ठीक है, फाहान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था। ठीक है, दौरान भारत आया था। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो उपयुक्त तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे चीनी यात्रा शुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो ये हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं इसका। चीनी यात्री शुंग यून ने 518 से 521 ईसा में भारत की यात्रा की तथा 3 वर्षों के यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रिंटियाँ एकत्र की थी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये हो जाएगा गुप्त काल के। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो उपयुक्त ये होगा इसका। आइए हम इसको समझ लेते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत के प्रमुख बंदरगाह
भड़ौक था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण रक्षा समूह में उत्तर भारतीय व्यापार था। अब और नेक्स्ट कि किस शासक वंश ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है। अब और इस गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो ये हो जाएगा उपज का 6ठा भाग। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता है, अपहृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की थी, किसने किया था? भाई सातवाहन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्ती का लेखक कौन था? यहाँ पे हो जाएगा आपका हरिसेन। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? इसे हो जाएगा छांगचू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? हो जाएगा पुष्यभूतु। ठीक है, भूति। अब आते हैं कवि वाण निवासी था कहाँ का? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये था वाणभट्ट का जन्म बिहार के सोन नदी किनारे अवस्थित प्रतिकुटा नामक गाँव में हुआ था। इसके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राय देवी था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हो जाएगा हेनसांग। अब निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम में शासन किया? हो जाएगा भास्कर बर्मन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर तो हो जाएगा मथुरा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कि 7वीं शताब्दी के दौरान भारत के कौन शासक था जो बौद्ध धार्मिक संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो कौन था भाई? तो ये हो जाएगा यहाँ पे हर्ष। ठीक है। अब यहाँ चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये हो जाएगा नालंदा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे कि गुप्त वर्णकाट युग में तार्किक युग और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्कूल का विकास किया था? ये हो जाएगा आपका वैश्विक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कि खजुराहो मंदिर स्थापक का निर्माण सहयोगी कौन था? तो ये हो जाएगा चंदेल। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे अरे कला के गंधार शैली किस समय फली फूली? तो ये हो जाएगा कुषाण के समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये गुप्त काल के। अब बोधिसत्व पद पर्णी की पेंटिंग स्थित है तो ये हो जाएगा अजंता में। अब निम्नलिखित में से अभिलेखों में किसी विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? ये हो जाएगा सी भानुगुप्त के रण अभिलेख से। अब खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण सहयोगी कौन थे? तो चंदेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे बराबिदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्ति कला इसकी शानदार उदाहरण है तो ये हो जाएगा भारत जवा कला का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघबर्मन में गया मंदिर को बनाने की अनुमति के नेतृत्व से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये विजयनगरम। ठीक है। अब चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए। यहाँ पे आ रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक रूप से स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा चोल। ठीक है। नेक्स्ट भी हम आते हैं। यहाँ पे कैलाश मंदिर किस वंश में किस राज्य में द्वारा बनाया गया? ये हो जाएगा पल्लव तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ये हो जाएगा एकाम्बरेश्वर रार मंदिर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि तंजावुर में विदेश्वरी मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ये हो जाएगा राजा राज प्रथम। अब निम्नलिखित में से कौन सी राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा करूर।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा कदम। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था, तो ये हो जाएगा कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। अब यहाँ पे आते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, ये हो जाएगा गोपुरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया, तो ये हो जाएगा चीर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि फारसी यात्री अब्दुर रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो दुर्राय द्वितीय। अब हम आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये वैश्विक। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब एक कालिदास की कुमार संवत किस प्रमाणिक चरित्र के जन्म के कहानी है, तो ये हो जाएगा कार्तिकेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो भाई विशाखादत्त। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मेगास्थनीज पुस्तक का लेखक कौन है, तो इंडिका। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है। कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है, तो राय तरंगिणी। ठीक है, इसका आंसर डी। अब है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है, तो हो जाएगा राय तरंगिणी। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र में से किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा बिहार। अब किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। अब इतिहास की प्राचीन और मध्यकालीन काल के राजा और उसके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस में किया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम इसको देख लेते हैं, मिला लेते हैं। मत विलास पासवान थे महेंद्र वर्मन, अमुत्य मल्य थे कृष्ण देव राय, और संग्राम सूत्रधार थे राजा भोज, और मानसू सलाह थे सोमेश्वर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ द एथियन किसने लिखी थी, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, समझ पेरिप्लस और द एथियन एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। ये रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन व्यापार के अवसर पर वर्णित है। इसमें लगभग 6000 से अल्क्रेडिया नामक एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसने भारत में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को लिख किया है। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो हो जाएगा आर्यभट्ट। इनमें से कौन गुप्त काल में अस्थि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए देखते हैं। सुसुप्त सलग की क्रिया का जनक आए थे, ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व में आता है। सौनक ऋषि देवकालीन ऋषि थे। क्षुद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। शौमिला गुप्तकालीन नाटककार थे जिसने कालिदास ने भाष्य और कपिल पुत्र को याद किया था, कवि पुत्र को याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में अवस्थी के क्षेत्र में कोई किसी ने कार्य नहीं किया था। फिर बिहार के लोक सेवा में फिर कोई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसमें से कौन गुप्त काल में अवस्थी के क्षेत्र पे कार्य के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है। कभी वाड़ निवासी था, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र के। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा चंद्रवाई। ठीक है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी, हो जाएगा चंद्रदाई। अब स्वप्न स्वदाता के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा भास। ठीक है। अब कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, तो ये हो जाएगा कालिदास। अब कृता ताजुन्य नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा भारवी। स्रोत के नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिली पंधो। ठीक है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो वाणभट्ट। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक सार किसके द्वारा लिखा गया, तो ये हो जाएगा कामदंक।
अब अमरदास के अनुसार भूमि के विचारों पर अध्ययन करें। इनमें से कौन, अब यहाँ पे कौन से संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा नान्यदेव। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अरे कर्नाटक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये हो जाएगा हरि सिंह। ठीक है, अब मेरे बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय संबंध में कौन सा कथन विचार सही लिखी है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिहार में वर्तमान बांका जिला में स्थित सही है। इसका स्थापक पाल वंश और के राजा गोपाल प्रथम लिखित सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल की शासक ने किया थे, धर्मपाल। यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा धर्मपाल। अब यार विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापक कौन थे, धर्मपाल। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा कर्नाटक राजवंश। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा बिहार में। कश्मीर के अकबर नामक प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे, तो हो जाएगा सुल्तान जैनुल अबिदीन। तो दोस्तों आप लोग का प्राचीन इतिहास खत्म हुआ। नेक्स्ट दिन हम लाएंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो जिसका भी 72 BPSC का एग्ज़ाम हो ज़रूर देखेंगे। बाय।